Hello everyone. So this is lecture 2 of your advanced English series for your upcoming CDS exam. Or in this particular video or in this particular lecture we'll be discussing the error spotting, right? Error spotting के साथ ही there will be some questions of synonyms and antonyms and also the completion of sentences or improvement in the sentences. ठीक है, sentence improvement वाले जो questions होते हैं. तो बेसिकली दिस विल नॉट बी जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज. इसमें हम आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इन डिटेल कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे. एक कॉन्सेप्ट के साथ उसका जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक आइडिया है. वीडियो में भी लॉन्गर, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है शायद 30 या 35 मिनट की, बट आफ्टर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंग्लिश एग्जाम जो आपका सीडीएस में होने वाला है. ठीक है, तो अगर आप ओटीए के लिए टारगेट कर रहे हैं, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है या फिर आप ओवर एज हो चुके हैं, आपके ओटीए के चांसेस ही बाकी हैं, तो इंग्लिश ही आपको ओटीए में सिलेक्शन दिला सकती है. ठीक है, आपका रिटन क्वालिफाई इंग्लिश ही करा सकती है, क्योंकि आप अगर आप जीएस का देखेंगे तो जीएस में देयर इज़ अ सम लिमिट. आप 40, 50 या फिर 60 मार्क्स से या फिर 65, 66 मार्क्स से यू कैन नॉट स्कोर बियॉन्ड दैट. अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट हैं तो आपके 28 नंबर भी नहीं आते हैं, 30 नंबर भी नहीं आते हैं, बिलो एवरेज कैंडिडेट हैं. तो एवरेज कैंडिडेट के अराउंड 40 या फिर 44 मार्क्स यही बनता है. तो इंग्लिश से आपको स्कोर करना पड़ेगा. यहाँ से आपको 65 to 70 मार्क्स यहाँ से चाहिए. ठीक है, तो कैसे लाएंगे? आपको प्रीवियस क्वेश्चंस एनालाइज करने होंगे, साथ में जो मैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, पहली जो स्लाइड है ये ऐसा रहेगा कि पहली स्लाइड में आप यहाँ पे पॉज करेंगे. आफ्टर जब भी आप कभी वीडियो देख रहे होंगे तो पॉज कीजिए, अपने आंसर मार्क कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूली लॉन्च्ड बुक बाय दिस पब्लिकेशन is doing waves in the market and the sale is very brisk in all major cities. ठीक है, आपको एरर स्पॉटिंग करना है. इसमें सीएपीएफ एग्जाम में क्या होता है, आपको रीराइट करना पड़ता है सेंटेंस ठीक करने के बाद. बस सीडीएस में आपके तुक्के भी लग जाते हैं कई बार. ठीक है, ABCD मार्क करने से. तो ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर. ठीक है, अब देखते हैं इसके पीछे. सबसे पहले मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ. ठीक है, कॉन्सेप्ट ये डिस्कस करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. अगर विदाउट नोइंग एनी कॉन्सेप्ट आप कुछ ना कुछ ठीक कर रहे हैं तो एग्जाम हॉल में वो आपको रिपीट नहीं करेगा, आपको स्ट्राइक नहीं करेगा. ठीक है, कॉन्सेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए ये सेंटेंस देखिए, दे डिड नो मिस्टेक देयर. एक ये सेंटेंस है. दूसरा सेंटेंस है दे मेड वॉशिंग इन द मॉर्निंग. राइट, क्या आपको लगता है ठीक सेंटेंस है? They did no mistakes there. Next is they made washing in the morning. जब आप इसमें देखेंगे जो did है आपका, उसके साथ आपने mistake को यूज़ किया है. ठीक है, mistake क्या है? एक result है, एक product है. राइट, तो दूसरा देखिए आप वॉशिंग एक एक्टिविटी है, मिस्टेक एक क्या है? रिजल्ट है, एक प्रोडक्ट है. तो आपको ये चीज़ें बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है. जब भी आप कोई एक्टिविटी जो आप देख रहे हैं, कोई एक्टिविटी है, वर्ब के थ्रू आप उसको मेंशन कर रहे हैं, उसके साथ आपको कौन सी वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी? डिड. ठीक है, डू, डज और डिड. कोई भी एक्टिविटी को अगर आपको शो करना है तो डू, डज और डिड होगा. लेकिन अगर आपको कोई रिजल्ट या फिर कोई प्रोडक्ट को दिखाना है, वहाँ पे आपको मेड वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. यही ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर है. दूसरी चीज़ देखिए, एक और एग्जांपल देखिए इसके साथ ही, यू शुड डू योर हेयर ऑन योर ओन. अब देखिए मैंने आपको कहा था कि डू, डज और डिड के साथ आपको कोई एक्टिविटी दिखानी है. योर हेयर मतलब अपने हेयर बाल बनाने पड़ेंगे, तो उसमें एक्टिविटी होती है. सेकंड देखिए, यू शुड मेक योर बेड ऑन योर ओन. ठीक है, मेक योर बेड इज एन प्रोडक्ट. आप जब शाम को अपना बेड बनाते हैं, फिर सुबह उठने के बाद अपना बेड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज अ रिजल्ट, दैट इज अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो मेक और डू में आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? द न्यूली लॉन्च्ड बुक बाय दिस पब्लिकेशन इज मेकिंग वेव्स आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है, कोई एक्टिविटी नहीं है. ठीक है, इट्स अ प्रोडक्ट. तो यहाँ पे आपको मेक वर्ब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इज के साथ आप यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में वर्ब का यूज़ करेंगे. इज मेकिंग वेव्स इन द मार्केट. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अप्रोच करेंगे. सो नेक्स्ट इज Like the cabinet has emphatically recommended in its recent report, the traffic rules need to be enforced more strictly.
आप पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर देखेंगे। तो ये देखिए, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले, इस पर्टिकुलर इसका आंसर करने से पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को जानना होगा। ये 3 स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ही वर्क्स डैश हिज फादर डज, ही वर्क्स डैश हिज फादर डज और ही लुक्स डैश हिज फादर। अब इसमें आपको एज, लाइक एज और लाइक फिल करना है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं इसमें आपके साथ ये सभी चीज़ें करूँगा। तो जल्दी से समझ लीजिए, अगर आपको कोई मैनर शो करना है, ठीक है, ही वर्क्स एज हिज फादर डज, सो इट्स अ मैनर, और ये क्लोज भी है, देखेंगे आप, हिज फादर डज, इट्स अ क्लोज। यहाँ पे देखिए, इट्स अ क्लोज नंबर 1, ही वर्क्स, दैट इज अ क्लोज नंबर 1। तो 2 क्लोज को जोड़ने के लिए ही वर्क्स, यहाँ पे क्लोज में होता क्या है, देखिए सबसे पहले आप देखिए क्लोज में क्या क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, क्योंकि वर्ब अगर आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है, दैट इज ऑप्शनल। तो ये 3 चीज़ें नेसेसरी है। और कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर 2 क्लोज होती हैं तो उसके लिए आपको एक कंजंक्शन चाहिए होता है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट में देखिए, ही वर्क्स डैश हिज फादर डज, तो इसका मतलब 2 क्लोज है यहाँ पे, उसके लिए आपको एक कंजंक्शन यूज करना होगा। तो आप लाइक तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी गई है, आपको लाइक और एज फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे लाइक नहीं फिल कर सकते आप, क्योंकि लाइक इज अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन 2 क्लोज को नहीं जोड़ सकती, तो वहाँ पे आपको एज कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। ही वर्क्स एज हिज फादर डज, तो एज इसलिए भी यूज होता है उसको मैनर दिखाने के लिए, कोई ना कोई, मतलब आप इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे आपके पिताजी करते थे, ठीक है, हिज फादर डज, इट शोज द मैनर। सेकंड में देखिए, ही वर्क्स लाइक हिज फादर, मैंने सेकंड सेंटेंस में क्या किया, डज को रिमूव कर दिया। डज को रिमूव करने से ये हमारे पास 2 ऑप्शन बन जाते हैं। अगर डज मैं रिमूव कर दूंगा तो सेकंड जो ये है हिज फादर, अब यहाँ से ये क्लोज नहीं रहा, क्योंकि इसमें से मैंने वर्ब को रिमूव कर दिया, सो इट कैन बिकम अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन सकता है किसका, प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन क्या है, लाइक, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लाइक यूज किया, ही वर्क्स लाइक हिज फादर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एज यूज करता हूं तो इसका मतलब है यहाँ पे डज अंडरस्टूड है, ही वर्क्स एज हिज फादर डज, दोनों ठीक है। तो डज इसमें क्या होगा, अंडरस्टूड होगा, अगर हाँ यहाँ पे आप एज का यूज करते हैं। तीसरे में देखिए, ही लुक्स डैश हिज फादर, मैंने यहाँ पे लाइक का यूज किया, ना कि एज और लाइक का, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइक का यूज किया, एज का यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि लुक जो है आपका, ध्यान से सुनिएगा, लुक जो है आपका वो एक लिंकिंग वर्ब है, और ये दोनों जो वर्ब थी, वर्क्स जो वर्ब थी एक एक्शन वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद आप क्या है, लिंकिंग वर्ब के बाद आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको उस प्रेपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, समझ गए। तो क्या हो गया, ये जो लाइक है ये एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये जो हिज फादर है ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक बात। तो यहाँ पे सिर्फ आप लाइक का यूज कर सकते, एज का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ही लुक्स लाइक हिज फादर, तो ये डिफरेंस है। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए, लाइक द कैबिनेट हैज एम्फेटिकली रिकमेंडेड इन इट्स रिसेंट रिपोर्ट द ट्रैफिक रूल्स नीड टू बी एनफोर्स मोर स्ट्रिक्टली। अब देखिए, लाइक मैंने आपको बोला था, लाइक एक प्रेपोजिशन है, वो एक कंजंक्शन का काम नहीं कर सकती, इसमें 2 क्लोज हैं। कौन कौन सी क्लोज हैं, एक तो ये द कैबिनेट क्लोज, मैंने आपको बोला था क्लोज क्या होती है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक और प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के अंदर क्या चीज़ होती है, एक वर्ब होता है, एक एडवर्ब होती है, ठीक है। ये चीज़ें ये अंडरस्टूड कीजिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होती है, क्लोज क्या होती है, अगर ये नहीं पता तो आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे दिस इज अ क्लोज नंबर 1 इन द रिसेंट रिपोर्ट। उसके बाद जो दूसरी क्लोज है इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, एज कंजंक्शन से। एज कंजंक्शन, एज यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, लाइक को ड्रॉप करना पड़ेगा। एज द कैबिनेट हैज एम्फेटिकली रिकमेंडेड इन इट्स रिसेंट रिपोर्ट द ट्रैफिक रूल्स नीड टू बी एनफोर्स्ड मोर स्ट्रिक्टली, राइट। So here is the next question. The coach has been successful in solving most of the issues, which shows that he understands his job well. पॉज कीजिए वीडियो और अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप इस तरह की कोई फ्रैक्शंस देखेंगे, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ,
हाफ ऑफ, 1/5 ऑफ, 3/4 ऑफ, एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें जब आप देखेंगे कोई भी फ्रैक्शन, और उसके बाद जो आप नाउन लिखेंगे, ठीक है, वो जो नाउन लिखेंगे उसके साथ आपको द आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये टोटल को डिफाइन करती हैं, और ये क्या होती है, स्पेसिफिक, डेफिनेट होती हैं, ठीक है, इट्स अ डेफिनेट, मतलब द हाफ ऑफ समथिंग, सो इट्स बिकम अ डेफिनेट, या ऑल ऑफ समथिंग, नन ऑफ समथिंग, वन ऑफ समथिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका वो डेफिनेट पोर्शन होगा। तो डेफिनेट के लिए आप द आर्टिकल यूज़ करते हैं, तो ये आपको याद करना होगा। वो नाउन, एक चीज़ और याद रखनी है, अगर वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी फ्रैक्शंस ये हैं, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इस तरह की कोई फ्रैक्शंस है, उसके बाद नाउन जो है काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, उसकी चिंता मत कीजिए, आपको द आर्टिकल वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सर आंसर वुड बी, यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द इश्यूज लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो योर आंसर वुड बी ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट इज, वाइल द लुमिनरीज ऑफ द डांस वर्ल्ड हैव नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर आर्ट, अपकमिंग डांसर सफर फ्रॉम एन अनफॉर्चुनेट लैक ऑफ एक्सपोजर। पॉज कीजिए वीडियो, अपना आंसर मार्क कीजिए। देखिए इसके बाद पहले हम एग्जाम्पल या फिर कोई कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो है, कमल सफर्ड डैश ह्यूमिलिएशन देयर, कमल सफर्ड डैश हिज रॉन्ग डिसीजंस, कमल सफर्ड डैश फीवर एंड कोल्ड। देखिए थर्ड स्टेटमेंट में देखिए, अगर आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, कोई डिजीज से या फिर कोई सोर्स है उस चीज़ का, ठीक है, यू आर सफरिंग फ्रॉम योर इनडेप्टनेस, ठीक है, इस तरह का, मतलब कोई सोर्स है, यू आर सफरिंग फ्रॉम रेनफॉल, यू आर सफरिंग फ्रॉम फायर, मतलब फायर बर्न, कोई ऐसा हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फॉर यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको डिजीज़ या फिर कोई सोर्स का मेंशन हो वहाँ पे आप फ्रॉम यूज़ कीजिएगा, राइट। दूसरा देखिए, कमल सफर्ड डैश हिज रॉन्ग डिसीजंस, अगर कोई आपको कोई रीजंस मतलब रिप्लाई ऑफ वाई, कमल सफर्ड वाई कमल सफर्ड, तो इसका आंसर अगर आपको ढूंढना है तो आपको वहाँ पे फॉर का यूज़ करना पड़ेगा, फॉर प्रीपोजिशंस का, ठीक है, फॉर प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे आप यहाँ, जहाँ पे आपको वाई का आंसर चाहिए, ठीक है। रीजंस, अगर आपको रीजंस दिखाने तो उसके लिए आपको फॉर प्रीपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी, कमल सफर्ड फॉर हिज रॉन्ग डिसीजंस, ठीक है। उसके बाद देखिए, कमल सफर्ड डैश ह्यूमिलिएशन देयर। अब ये देखिए, अब ये जो सफर्ड वर्ब है ये तीनों में ट्रांजिटिव वर्ब है, पहली बात तो, ठीक है, कमल सफर्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, कोई भी आप इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, ह्यूमिलिएशन देयर, इट्स एन एक्सपीरियंस, ये एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। जब भी आप कोई भी एक्सपीरियंस की बात करेंगे, अगर आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, मतलब आप यू सफर्ड सेटबैक इन द वॉर, वो आपका एक्सपीरियंस है, यू सेटबैक डिफीट और यू फेस अ डिफीट इन योर बैडमिंटन गेम या फिर बास्केटबॉल गेम के अंदर, तो वो आपका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। वहाँ पे आपको कोई प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे फॉर और इस तरह की, तो यहाँ पे यू कैन ड्रॉप डाउन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कमल सफर्ड ह्यूमिलिएशन देयर। अब वहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अपकमिंग डांसर सफ़र फ्रॉम एन अनफॉर्चुनेट लैक ऑफ एक्सपोजर। लैक ऑफ एक्सपोजर क्या है, आपका एक्सपीरियंस है या फिर सोर्स है या फिर कोई रीज़न है, ठीक है। लैक ऑफ एक्सपोजर मतलब ये उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस की जब बात होगी आप डायरेक्टली लिखेंगे, सफ़र वर्ब यहाँ की ट्रांजिटिव बन जाएगी, उस केस में ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप फ्रॉम को ड्रॉप करना पड़ेगा, डायरेक्टली सफ़र एन अनफॉर्चुनेट लैक ऑफ एक्सपोजर, राइट। नेक्स्ट इज, व्हेन द मैन रीच सक्सेसफुली देयर, राइट, the man reached successfully there, he was shocked to find that his friend had already left for the city, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो, अपना आंसर मार्क कीजिए। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान से पढ़िएगा। आपने हमेशा देखा होगा, आप जब भी एडवर्ब पढ़ते हैं तो आप एडवर्ब को इस तरीके से पढ़ते हैं कि पहले मैनर लिखते हैं, फिर प्लेस और उसके बाद टाइम, ठीक है। एडवर्ब को जब भी आप प्लेस करेंगे, अगर आपको 3 एडवर्ब आपको मिल गई, 3 एडवर्ब का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, पहले आप मैनर लिखते हैं, प्लेस या फिर टाइम, ठीक है। वो किस केस में होता है, वो उस केस में होता है जब आप
आप मतलब कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन जिस वर्ब के अंदर और जिस एक्शन में आपको कोई मोशन दिख रहा है, कोई मूवमेंट है, कोई पोजीशन चेंज हो रही है, ऐसी वर्ब है कोई, उसके साथ आपकी एडवर्ब की जो ऑर्डरिंग है वो चेंज हो जाती है। उसमें आप पहले प्लेस लिखते हैं, फिर मैनर लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं। ऐसी कौन सी वर्ब है? जैसे गो, वॉक, अराइव, रीच, रन, फ्लाई, गैलॉप, क्रॉल, रिगल, लिव, लाई, स्टैंड, सिट। ये ऐसी वर्ब है, अगर इसके बाद आपको एडवर्ब की जो ऑर्डरिंग है, वो जो मैनर है, वो इस तरह से रखनी होगी, पहले प्लेस, फिर मैनर, फिर टाइम। ठीक है, अब देखिए पहला ये जो देखिए एग्जांपल, दे वर वर्किंग देयर कॉन्फिडेंटली। अब जो वर्किंग है इसमें आपको कहीं पे मूवमेंट दिख रही है, कोई पोजीशन दिख रही है? ठीक है, कुछ भी नहीं। मोशन दिख रहा है? नहीं। इस केस में आपको क्या है, मैनर पहले लिखनी पड़ती है, फिर प्लेस आता है, फिर टाइम। इसमें टाइम तो मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है मैनर पहले आएगा। कॉन्फिडेंटली इज अ मैनर। वर्किंग के बाद, वर्ब के बाद आपको कॉन्फिडेंटली पहले आएगा, फिर देयर, प्लेस की बात करेंगे। सेकंड में देखिए, दे वर वॉकिंग कॉन्फिडेंटली देयर। अब यहाँ पे देखिए वॉकिंग में क्या है, मोशन है, मूवमेंट भी है, पोजीशन भी है। इसमें से कोई भी चीज़ मिलेगी तो उसको ये वाली वर्ब के अंडर आ जाएगा। अब देखिए इस केस में आपको क्या है, पहले प्लेस मेंशन करना पड़ता है, तो ये जो देयर है ये आपका यहाँ पे आया कॉन्फिडेंटली के पहले। ठीक है, सो अभी क्वेश्चन आपका ये जो स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन द मैन रीच्ड। अब देखिए रीच्ड में मूवमेंट है, मतलब ही रीच्ड, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचा, मूवमेंट है ऑब्वियसली, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचेगा तो वहाँ पे मूवमेंट होगी। उस मूवमेंट में आपको देखना होगा जो ये देर है ये वाला फॉलो करना होगा। एडवर्ब जो ऑफ मैनर है, जो प्लेस है, जो आपको प्लेस है वो यहाँ पे मैनर से पहले रखना होगा। द मैन रीच्ड देयर सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ही आई थिंक इतनी इजी भी नहीं होते, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या क्या सीडीएस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ऐसे बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। क्वेश्चन है, एमिशन कंट्रोल वर क्रिएटेड टू एलिमिनेट और एटलीस्ट रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन। एटलीस्ट रिडक्शन को आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, आपके पास नो इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन है। सो पॉज कीजिए वीडियो और आंसर मार्क कीजिए। अब देखिए, अब जो आपका एटलीस्ट रिडक्शन है, देखिए, और सबसे पहले आप और को देखिए। और क्या है? इट्स अ, और एक कंजंक्शन है। किस तरह का कंजंक्शन है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। मैंने आपसे 1000 बार जब हम सीएपीएफ के लिए ग्रामर कवर कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कोरिलेटिव कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, राइट। अब जो और है, और से पहले आप देखेंगे टू एलिमिनेट लिखा है, टू एलिमिनेट, इसका मतलब है टू एलिमिनेट क्या है, एक इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो एक इन्फिनिटिव है, और के बाद भी एक इन्फिनिटिव होना चाहिए, लेकिन और के बाद क्या लिखा है, एट लीस्ट रिडक्शन। एट लीस्ट रिडक्शन, और के बाद कोई इन्फिनिटिव नहीं है, एट लीस्ट है। एट लीस्ट क्या है, एक मॉडिफायर है। ठीक है, एट लीस्ट क्या है, एक मॉडिफायर है नाउन का, रिडक्शन का। ठीक है, वो एक मॉडिफायर है कि एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। अगर आपको इन्फिनिटिव लिखना है तो टू के बाद एक कोई वर्ब होनी चाहिए, तभी उसको इन्फिनिटिव मानेंगे, तभी ये आपका ठीक हो सकता है। ऐसे किस केस में हो रहा है? देखिए, एट लीस्ट रिडक्शन, पहला देखिए एट लीस्ट रिड्यूस। देखिए रिडक्शन को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, नाउन को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें आप बेयर इन्फिनिटिव के साथ यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव के साथ क्यों यूज़ होगा ये आपको पता होना चाहिए। वाई डू वी यूज़ विद इट बेयर इन्फिनिटिव? इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका ये बेयर इन्फिनिटिव इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम इन्फिनिटिव के साथ इसको यूज़ कर सकते थे, टू एटलीस्ट रिड्यूस। ठीक है, ये ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते थे, बट ये जो ऑप्शन है ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें टू यहाँ पे है और रिड्यूस वर्ब यहाँ पे है, तो इसको ब्रेक करके हम यूज़ नहीं कर सकते इन्फिनिटिव को। इसके बीच में एक मॉडिफायर लिखा है, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये जो है आपका पर्टिकुलरली ये तो गलत हो गया। पहला ऑप्शन जो आपका कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं उसको बता दूंगा कि ये ऑप्शन ठीक क्यों है। जो आप इसमें देखेंगे, जो टू इन्फिनिटिव यूज़ हुआ है और उसके बाद जो और है,
ठीक है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। तो और के बाद जो सेकंड आप इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे उसको बेयर इन्फिनेटिव की फॉर्म में यूज़ करेंगे, मतलब उसके पहले टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो पहले वाला जो और से पहले जो इन्फिनेटिव लिखा है उसके वाला टू अंडरस्टूड है कि वो उसके लिए भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि इससे पहले एक मॉडिफायर लगा है एट लीस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे टू यूज़ कर लेंगे और टू के बाद एटलीस्ट लिखेंगे फिर रिड्यूस लिखेंगे तो ब्रेक होके इन्फिनेटिव नहीं लिखा जाता। इन्फिनेटिव बिल्कुल एक साथ लिखा जाता है, टू रिड्यूस। ठीक है, या तो टू को हम बेयर इन्फिनेटिव मतलब टू को हटा के सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन करेक्ट दिस। नेक्स्ट इज बिकॉज सर्टेन साइंटिफिक थ्योरीज आर कॉन्ट्राडिक्टिंग विद पीपल्स रिलीजियस बिलीफ दे आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट देम। अब कॉन्ट्राडिक्टिंग विद इसको रिप्लेस करना है आपको। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन आंसर। अब देखिए, कॉन्ट्राडिक्टिंग विद पीपल्स रिलीजियस बिलीफ। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्टिंग एक क्या है आपकी, यहाँ ही पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ब है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही होता है, अदरवाइज वो आपका सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो ये देखिए कॉन्ट्राडिक्टिंग के बाद जो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो है पीपल, उसके बाद एक आपने प्रेपोजिशन लिखी है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन को ड्रॉप करना होगा। सो आंसर वुड बी कॉन्ट्राडिक्टिंग। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे ये कॉन्सेप्ट, बार बार आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में दोहराने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द वे इन विच वी हैड एक्टेड हैज़ अ डिसाइसिव इफेक्ट अपॉन आवर इनर ग्रोथ। तो वी हैड एक्टेड ये आपके लिए क्या है, ये आपको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, ये समझिए आप कैसे रिप्लेस करेंगे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर। देखिए द वे इन विच वी हैड एक्टेड, द वे इन विच ये क्या है, एक जर्नल फैक्ट है, मतलब उस टाइम पे द वे वी हैड एक्टेड हैज़ अ डिसाइसिव इफेक्ट ऑन आवर इनर ग्रोथ। उस टाइम का कोई जर्नल फैक्ट या फिर कोई भी जर्नल फैक्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको मेंशन करना होगा, ना कि पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, द वे इन विच वी हैड एक्टेड, तो वी हैड एक्टेड को आपको चेंज किस में करना पड़ेगा, वी एक्ट। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए दिस आर नॉट अ वेरी इजी टॉपिक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही एडवांस, दिस आर एडवांस लेवल। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सच में आपको कुछ ना कुछ सीखने का इसमें स्कोप रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ सीखेंगे हर एक क्वेश्चन से। ये नहीं है कि बस सिंपली आई विल डिक्टेट और आई एम डूइंग दिस फॉर नंबर ऑफ व्यूज़, उन व्यूज़ के लिए मैं ये कर रहा हूँ या फिर अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे, ये सब चीज़ें नहीं हो रही। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं जो आप CDS एग्ज़ाम में जो आप गलती करके आते हैं यहीं से आपके मार्क्स कम होते हैं। ठीक है, अगर आप 55 मार्क्स के कैंडिडेट हैं, अगर आपको 65 या फिर 70 लेके आना है, सो दिस पर्टिकुलर सीरीज इज़ फॉर यू। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपके 20 मार्क्स भी आते हैं अगर आप ये करने लगे तो दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू। ठीक है, ये ऑलरेडी दोस्त कैंडिडेट के लिए है जो एक अच्छी प्रिपरेशन स्टेज पे हैं और उनको अपनी पर्टिकुलर प्रिपरेशन में एक एज चाहिए। ठीक है, 20, 15 या फिर 25 मार्क्स का उनको एक बूस्ट चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एन ऑब्सेशन विद लाइंग और एग्जाजरेटिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, वैसे हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जीनोमेनिया, ये किस लिए है, स्ट्रेंजर या फिर फॉरेन थिंग्स से जिसको डर लगता है। प्लूटोमेनिया जिसको पैसे से, ठीक है, और सॉरी ये डर नहीं लगता है, जिसको जीनोमेनिया ऑब्सेशन विद लाइंग, स्ट्रेंजर, फॉरेन थिंग। प्लूटोमेनिया जिसको मेनिया मतलब मनी की बहुत ज़्यादा वो हो जाती है रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद मेगालोमेनिया, ग्रेटनेस, जो अपनी खुद की बड़ी बड़ी बातें करता है। ठीक है, हाँकता है। और मिथोमेनिया, ठीक है, जो कोई मिथोमेनिया भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, एन ऑब्सेशन विद लाइंग और एक्सैजरेटिंग। सो योर आंसर वुड बी मिथोमेनिया, जिसको ऑब्सेशन हो लाइंग झूठ बोलने का और एक्सैजरेटिंग मतलब चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताने का। नेक्स्ट इज अबनॉर्मल फियर ऑफ कॉर्प्सेस और डेड थिंग। एबनॉर्मल फियर ऑफ कॉर्प्सेस और डेड थिंग, कौन सा आप इसमें मार्क करेंगे? सो योर आंसर वुड बी नेक्रोफोबिया। ठीक है, अबनॉर्मल फीरियल, जिसको डेड बॉडी देखने से या फिर उससे डर लगता है बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं नेक्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया किसको बोलते हैं? थंडर या फिर लाइटनिंग, उससे जिसको फोबिया है। रेड कलर से जिसको फोबिया है वो है एरिथ्रोफोबिया। ब्लड मतलब कहीं पे खून दिख जाए किसी पेशेंट का, रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है
तो उससे जिसको मतलब ये ऐसा कुछ फोबिया है तो उसको हिमेटोफोबिया बोलते हैं। एक और फोबिया है थैनोटोफोबिया। थैनोस है, आपने देखा होगा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। सो थैनोटोफोबिया, एबनॉर्मल फियर ऑफ डेथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एबनॉर्मल फियर ऑफ डेथ, मतलब जिसको मरने से डर लगता है, फियर ऑफ डेथ। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपको। आप जो स्टेटमेंट है, ए फ्यू स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैव सम डाउट्स इन दिस डैश। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, ये आपको क्या करने हैं, इसमें सिलेक्ट करना है। सो यू कैन पॉज द वीडियो और मार्क योर आंसर। देखिए अब इसमें हम सोल्व करते हैं। पहला देखिए, द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर। क्या ऐसा हो सकता है? द फर्स्ट, अगर आप द आर्टिकल के बाद आपने कुछ लिखा है नाउन और उसके बाद आपने ऐड कंजंक्शन का यूज़ करके आपने एक सेकंड चैप्टर लिख दिया, तो इसके बाद अंडरस्टूड है द जो आर्टिकल है ये फर्स्ट के लिए भी यूज़ हुआ है और सेकंड के लिए भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड के लिए। तो इस केस में ये हो नहीं सकता क्योंकि एक आर्टिकल दोनों चीज़ों के लिए डेफिनेट नहीं हो सकता। फर्स्ट एंड सेकंड कैन नॉट बी डेफिनेट एट द सेम टाइम। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग इसको यूज़ करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ से गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर्स। देखिए द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर, ये इतना तो ठीक है, लेकिन इसमें चैप्टर्स जो लिखा हुआ है एस नहीं आएगा। अगर वो प्लूरल है तो डेफिनेट नहीं हो सकता, चैप्टर सिर्फ एक ही है तो डेफिनेट होना भी एक ही होगा। अगर यहाँ पे द फर्स्ट एंड द सेकंड होता और फिर चैप्टर लिखा होता फिर ठीक हो जाता। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर्स, दोबारा से वही गलती की है, चैप्टर्स। ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर्स। उसके बाद देखिए द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर, ये आपका ठीक है सर। आंसर वुड बी डी। सो फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर कांट बी सेम, इसीलिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट इज दे आर सो लेजी दैट दे डैश फिनिश एनी प्रोजेक्ट ऑन टाइम। पहला ऑप्शन देखिए, सेल्डम और एवर होता नहीं है कुछ भी। सेल्डम इफ नेवर ये भी नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, इसलिए इसको गलत कर दिया मैंने। ठीक है, सेल्डम किस लिए होता है? सेल्डम मतलब हार्डली एवर, हार्डली एवर, इसका मतलब ये होता है। सेल्डम का मतलब हार्डली एवर, कभी हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन क्या आता है। ये दो एडवर्ब फ्रेज होती है सी और डी। सी और डी ठीक है, ठीक है, ये एडवर्ब और फ्रेज ऐसे कॉम्बिनेशन में यूज होती है, सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर। सेल्डम और नेवर जो है वो आपका नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए होता है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मीनिंग, मतलब सेल्डम और एवर। सेल्डम इफ एवर ये आपका पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए होता है। जब भी आपको कुछ आपको दिखाना होगा कि ऐसा कभी नहीं होता है बट फिर भी ऐसा कुछ हुआ है तो ये ठीक बात है, तो वहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग जब आपको दिखाना होता है तो सेल्डम इफ एवर। अगर नेगेटिव मीनिंग दिखाना होता है सेल्डम और नेवर। इस केस में देखिए, दे आर सो लेजी दैट दे डैश फिनिश एनी प्रोजेक्ट ऑन टाइम। यहाँ पे आपको नेगेटिव मीनिंग दिखाना है या फिर पॉजिटिव मीनिंग दिखाना है, मुझे बताइए और आंसर कीजिए। ठीक है, दे आर सो लेजी दैट दे डैश फिनिश एनी प्रोजेक्ट ऑन टाइम। बताइए इसमें आपका क्या आंसर बनेगा? सॉरी, आंसर शुड बी सी। सी आपका आंसर होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मीनिंग की हम बात कर रहे हैं, सेल्डम और नेवर। तो दे आर सो लेजी दैट दे सेल्डम और नेवर फिनिश एनी प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ये कॉन्सेप्ट है, यही है, मतलब दिस इज़ नॉट अ बेसिक इंग्लिश, बहुत ही ईजी इंग्लिश हम यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं, एक एडवांस इंग्लिश का यूज़ हो रहा है। ठीक है, फ्यू पीपल हैव सो गुड अ मेमोरी एज एलिफेंट, इसका डैश। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीएस में बहुत बात आता है। फ्यू पीपल हैव सो गुड अ मेमोरी एज एलिफेंट डैश। अब देखिए एक स्टेटमेंट आपको दी है, उसके बाद एडिशन टू द स्टेटमेंट मांगा है। ठीक है, एडिशन ऑफ द स्टेटमेंट जब भी आप करते हैं, एडिशन टू द स्टेटमेंट एक रूल है, वो याद करना है आपको। याद तो क्या करना है, दिस इज़ अ बेसिक रूल, वैसे भी आपको याद, इसमें आप इजीली हैंडल कर लेंगे। ये देखिए बेसिक रूल क्या है, अगर स्टेटमेंट जो आपकी पॉजिटिव है, ये वाली जो स्टेटमेंट अगर आपकी पॉजिटिव है तो आपको जो एडिशन टू द स्टेटमेंट जो करनी होगी उसमें सो का यूज़ करके, सो कंजंक्शन का यूज़ करके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी और सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किसकी? मेन स्टेटमेंट की हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, किसका? मेन जो स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है, राइट। अब देखिए उसके बाद देखिए दूसरी स्टेटमेंट अगर आपकी नेगेटिव है, दूसरे केस में अगर ये वाली स्टेटमेंट जो आपकी नेगेटिव है, राइट,
तो इस केस में आपको एडिशन टू द स्टेटमेंट कैसे करनी होगी, नीदर या फिर नोर, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज़ करनी होगी, इसी स्टेटमेंट की, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, राइट। सो दिस इज द वे। अब इसमें आप देखिए, अब इसमें आप देखेंगे फ्यू पीपल हैव सो गुड अ मेमोरी एज एलिफेंट। अब इसमें आप देखिए क्या ये जो स्टेटमेंट है आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब फ्यू देखेंगे, फ्यू का मतलब होता है नन, नो पीपल, फ्यू का मतलब है नो। अगर ए फ्यू होता, ए फ्यू उसके बाद ए आर्टिकल लगा होता उससे पहले, तो मतलब सम, कुछ ना कुछ है। फ्यू का मतलब है नो, नो पीपल हैव सो गुड अ मेमोरी एज एलिफेंट, सो इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए आपको पता है कैसे शुरू करना है, नीदर या फिर नोर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको देखिए दो ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो गया आपके, ए और सी। उसके बाद देखिए नीदर हैव यू या फिर नीदर डी यू, डू यू। अब डू यू का यूज़ करेंगे या फिर हैव का, कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब इसमें से आप यूज़ करेंगे। मेन स्टेटमेंट में देखिए आपके पास हैव वर्ब है। हैव वर्ब को आप देखेंगे ध्यान से, दिस इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, दिस इज अ मेन वर्ब। ये एडवांस है, ये दिस इज एडवांस इंग्लिश। यहाँ पे हैव जो है मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं आपको दिख नहीं रही। फ्यू पीपल इज इन सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब है हैव, उसके बाद सो गुड अ मेमोरी, राइट। सो इट्स अ मेन वर्ब। जब आपको मेन वर्ब नहीं मतलब हेल्पिंग वर्ब स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, तो आप दूसरी वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। नीदर डू यू, सॉरी आंसर वुड बी डी, राइट। सॉरी आंसर वुड बी डी, 13 का डी है। अब देखिए आप 14 to 16 सिनोनिम्स आ गए यहाँ पे। स्पोरेडिक राइज इन दिस टेम्परेचर हैज कॉज्ड अस। देखिए स्पोरेडिक का आपको सिनोनिम देखना होगा तो बहुत इजी है, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसका है इररेगुलर। नेक्स्ट इज बेनोवेलेंस, इसका सिनोनिम बताइए मुझे, पॉज कीजिए वीडियो और बताइए। बेनोवेलेंस का आपको सिनोनिम मिलेगा काइंडनेस। मोर्बिडिटी का है ग्लूम, मतलब मनुष्य से फैली हुई है। उसका देखेंगे द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल। अब देखिए एक होता है क्रेडिबल, एक होता है क्रेडुलस। क्रेडिबल का मतलब है बिलीवेबल, उस स्टोरी को हम बिलीव कर सकते हैं। क्रेडुलस का मतलब है गुलिबल, ये इसका क्या है सिनोनिम है, गुलिबल। मतलब किसी को, मतलब ये जो पर्सन है दैट इज अ क्रेडुलस पर्सन या फिर गुलिबल पर्सन, जिसको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। इस केस में आप क्रेडिबल के लिए क्या सिनोनिम यूज़ करेंगे, बिलीवेबल। सो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट देखिए मशीन सिविलाइजेशन हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ आर्टिफिशियल। इसमें आपको एंटोनिम यूज़ करना है। आर्टिफिशियल का बहुत सारे कैंडिडेट क्या मार के आएंगे, नेचुरल, ठीक है। दैट इज़ रॉन्ग। आर्टिफिशियल का मतलब नेचुरल नहीं होता है, मतलब आर्टिफिशियल का जो एंटोनिम है दैट इज़ नॉट अ नेचुरल, वो आपका क्या आएगा, जेन्युइन आएगा, ठीक है। जेन्युइन वुड बी योर आंसर, ठीक है। नेचुरल अगर आप देखेंगे तो सिंथेटिक, इसका ये एंटोनिम है। नेचुरल का एंटोनिम की बात करें तो सिंथेटिक या फिर मैन मेड, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। लेकिन आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल और उसका एंटोनिम देखेंगे तो जेन्युइन होगा। नेक्स्ट इज द ड्रग विल हैव पेरिनीशियस इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। पेरिनीशियस का मतलब है हार्मफुल, तो एंटोनियम इसका ढूंढिए, क्या होगा एंटोनियम, ए बेनिफिशियल, ठीक है। बाकी इसके सारे क्या है सिनोनिम है, रूनियस और बेनफुल, इसका पेरिनियस का क्या है सिनोनिम। नेक्स्ट इज देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ फीलिंग ऑफ रैंकर। रैंकर क्या है, एनिमोसिटी या फिर बैड ब्लड, ये एक ईडियम है, ठीक है। एनिमोसिटी ये इसका सिनोनिम है रैंकर का, और फिर इसको हम एक ईडियम में भी यूज़ करते हैं, बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज। अब देखिए इसका एंटोनिम क्या होगा, फ्रेंडलीनेस, राइट। इसका देखिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और ये आपको रिप्लेस करने, इसका मीनिंग बताना है आपको। द सुपर परफॉर्मेंस बाय द डांसर मेड द ऑडियंस टू टेक देयर हैट्स ऑफ टू हिम। टू टेक देयर हैट्स ऑफ टू हिम, जब आप हैट्स ऑफ करते हैं तो इसका मतलब यू आर शोइंग सम रेस्पेक्ट, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, तो शो देयर एडमायरेशन, ठीक है। ह्यूमिलिटी तो है नहीं यहाँ पे, तो एडमायरेशन की बात हो रही है। अब देखिए देयर इज़ अ ग्रेट रिगार्ड फॉर सुदेश कैपेबिलिटी in his office as there are no flies on him. There are no flies on him. इसका मतलब क्या है, no flies on him मतलब कोई weakness नहीं है, there are no weakness in him, ठीक है। So answer would be A. He is in the habit of chewing the cud. Chewing the cud मतलब chewing the cud अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो भैंसें होती हैं जो, वो जब जुगाली करती हैं तो वो दूसरी दुनिया में खो जाती हैं, ठीक है। पता ही नहीं चलता, मतलब एक जगह देखती रहती है, उनका फोकस होता है, दे आर चूइंग द cud, ठीक है।
तो उस केस में आप क्या लिखेंगे इसमें, म्यूजिंग ऑन थिंग्स। अब देखिए PQRS है, कल ही एक लेक्चर लिया है, लेक्चर नंबर 1 में PQRS हमने डिस्कस किया है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। अब देखिए इसकी जो बेसिक ट्रिक है मैंने आपसे डिस्कस की है कि एक हिंट आपको देखना पड़ेगा, 2 स्टेटमेंट जो हैं उसका सीक्वेंस पता करना है, एटलीस्ट 2 का, ठीक है। उसके बाद आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ एन एसेटिक, राइट, गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ एन एसेटिक, ये आपकी पहली स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए आपको कोई हिंट दिख रहा है इसके अंदर, हिंट मैंने दे रखा है, या फिर आप ढूंढेंगे फटाफट तो आपको दिख जाएगा। ऐसे रैंडमली पढ़ेंगे तो एकदम हिंट आपको दिख जाएगा। मतलब पहली प्रीरिक्विजिट क्या है, आपको जब भी सेंटेंस अरेंजमेंट करेंगे जल्दी से सुपरफ्लुअस तरीके से आपको ये सेंटेंस सारे पढ़ने हैं, एकदम हिंट दिखेगा आपको। एस सेंटेंस देखिए, एंड स्लीपिंग ऑन अ प्लैंक, उसके बाद देखें इन द एयर, उसके बाद आप पी देखेंगे, इवन इन द मिडेस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो SRP आपको दिख गया एक सीक्वेंस, SRP, एंड स्लीपिंग ऑन अ प्लैंक, इन द ओपन एयर, इवन इन द मिडेस्ट ऑफ विंटर, एक सीक्वेंस आपको दिख गया। अब देखिए किस में SRP इकट्ठा लिखो, SRP यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सो आंसर वुड बी B। अब देखिए एजुकेशन इन इंडिया हैड अ ग्लोरियस बिगनिंग बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इट फेस्ड मैनी चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्या आपको हिंट दिख रहा है, हिंट, एजुकेशन इन इंडिया हैड अ ग्लोरियस बिगनिंग, वीडियो पॉज कीजिए और खुद ब खुद सोल्व कीजिए। एजुकेशन इंडिया हैड अ ग्लोरियस बिगनिंग, उसके बाद देखिए आपको कौन सा सेंटेंस आ सकता है, इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज। मैंने आपको बोला था ये जो इट प्रोनाउन, मतलब जो आप कल भी हमने बात की है, कोई भी प्रोनाउन किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, किसी नाउन के लिए, तो ये इट जो है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ये आपका एजुकेशन के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पे एजुकेशन इंडिया हैड अ ग्लोरियस बिगनिंग, इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज विद द सेम ग्लोरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्यू से आपका सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो कितने ऐसे ऑप्शन है जिसमें क्यू से स्टार्ट हो रहा है, ना ए में, ना सी में, ना डी में, आंसर इज बी। अब देखिए एडिक्शन टू अल्कोहलिक ड्रिंक अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ पीपल, ठीक बात, एडिक्शन टू अल्कोहलिक ड्रिंक अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ पीपल। उसके बाद देखिए ग्रेजुअली ड्रिंकिंग बिकम्स अ हैबिट, क्या ये रहेगा, नहीं। अब देखिए सीक्वेंस देखिए फटाफट, जब इसको पढ़ेंगे आपको दिखेगा ए पर्सन बिगिंस टू ड्रिंक जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, उसके बाद पी देखिए ऑप्शन, एस के बाद पी देखिए, gradually drinking becomes an habit, right, a person begin to drink just for the fun of it, gradually drinking becomes an habit, ये आपका हिंट है। SP, अब देखिए कितने ऑप्शन में SP इकट्ठा है, B में नहीं है, C में नहीं है, D में नहीं है, एकदम से आपका आंसर आएगा जब आप इस तरह के मतलब सोल्व करने की कोई टेक्निक आपके पास है, बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। आंसर है आपका A, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप कोई डाउट है, कुछ भी किसी तरह का डाउट है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें। तो CDS के रिगार्डिंग अगर इंग्लिश में आपको और कोई भी हेल्प चाहिए, और इससे रिलेटेड CDS के इंग्लिश से लेके हम बहुत जल्दी एक क्या है, हम आपसे एक कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो थैंक यू। आपके पर्टिकुलर लेक्चर हैं, हम CDS के लिए और भी बहुत सारे लेक्चर लेके आ रहे हैं फॉर इंग्लिश, राइट। So thank you.